The government has to change its decision and it has to explore solutions. अपराधियों से तो उत्तर प्रदेश को पहले ही बचाया जा चुका है और भी मजबूती के साथ बचाने का कार्य कानून व्यवस्था की जो बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़े खतरे तो यही होते हैं। नमस्कार, आज इस प्रोग्राम में यूपी की बात करेंगे। यूपी की बात इसलिए क्योंकि इस वक्त जो हमारे सामने तस्वीर आ रही है उत्तर प्रदेश की, महज 35 सेकंड का एक वीडियो आ रहा है सामने, वो चौंकाने वाला है। उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो बताता है कि यहाँ पे कानून व्यवस्था का क्या हाल है। अलीगढ़ की ये तस्वीर है और इस तस्वीर से साफ पता चलता है कि यहाँ के अपराधियों में जरा भी खौफ नहीं है। 2-3 अपराधी गैंग बनाकर एक सोने चांदी की दुकान में घुसते हैं, उनका हाथ सैनिटाइज करता है दुकानदार और उसके बाद वो पिस्टल निकाल लेते हैं और महज 35 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड का ये वीडियो है, इस वक्त आपके स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि कैसे वो आदमी हाथ सैनिटाइज करने के बाद उसी पर पिस्टल तान देता है और उसके बाद दुकानदार डर जाते हैं। वहाँ जो कस्टमर्स बैठे हैं वो किस तरह से सिकुड़ जाते हैं, सिमट जाते हैं, अपनी जान की परवाह करने लग जाते हैं। और इस बीच लुटेरे इसी दहशत का फ़ायदा उठाकर किस तरीके से सामान उसका बटोर रहे हैं और वो लेकर महज 30 सेकंड के अंदर ये दुकान खाली करके उसका चले जाते हैं। इसकी जो डिटेल्स आई है वो ये है कि ये अलीगढ़ के बन्नी देवी थाना क्षेत्र का मामला है। सरसौल चौराहे के पास ये दुकान थी और वहाँ पर इन लुटेरों ने करीब दोपहर, दिन दहाड़े यानी ये वारदात हुई है, करीब दोपहर का समय था और इन अपराधियों ने, इन गुंडों ने, इन बदमाशों ने वहाँ पर घुसकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। दोपहर की हुई इस घटना में 35 लाख के जेवर और करीब 50,000 रुपये नगद लेकर ये लुटेरे, ये गुंडे, ये बदमाश, ये डकैत वहाँ से रफा दफा हो जाते हैं। पुलिस अब जांच कर रही है, लेकिन सबसे दुखद इस घटना का पहलू ये है कि इस तरह की कई घटनाएं उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, लेकिन कोई सुरक्षा की गारंटी किसी की नहीं है। इस वक्त जो माहौल चल रहा है, कोरोना की वजह से लोग दहशत में हैं, बीमारी के दहशत में हैं और लोग फेस मास्क लगा के घूम रहे हैं और इस फेस मास्क के भीतर में कौन अपराधी है और कैसे, किसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो, ये समझ में नहीं आता है। हालांकि जो तस्वीर सामने आई है उस तस्वीर में अपराधी साफ तौर पर पहचाने जा रहे हैं। फेस मास्क के बावजूद इन अपराधियों को पहचानना मुश्किल नहीं है, लेकिन देखना यह है कि पुलिस इस मामले में कितनी तेज़ी से कार्रवाई करती है और कितनी तेज़ी से इन अपराधियों तक पहुँचती है। तो ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की और ये बहुत भयावह स्थिति है और इससे व्यापारी कारोबारियों में एक बड़ा दहशत है। और अब जो खबर, मैं दूसरी खबर जो बताने जा रहा हूँ, वह पशुधन विभाग में एक गड़बड़ी हुई थी, एक टेंडर घोटाला हुआ था। उसमें फर्जी टेंडर दिलाने के नाम पर इंदौर के एक व्यापारी के साथ ठगी हुई थी और वो ठगी लाखों की ठगी थी, 9 करोड़ 72 लाख की ठगी थी वो। और उस ठगी के मामले में जांच चल रही थी। उसकी जांच की रिपोर्ट आज पेश कर दी गई है और 10,000 पन्नों की वो चार्जशीट दाखिल हुई है। 10,000 पन्नों की जो चार्जशीट है उसमें ख़ास बात यह है कि इसमें सरकारी गाड़ियों और अफसरों की कुर्सी का इस्तेमाल करने की बात सामने आ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार जो है हमारे अधिकारियों के बीच में घुसा हुआ है और दफ्तर में घुसा हुआ है। लोक भवन इस पूरे मामले में निशाने पर आ गया था, क्योंकि जो फर्जी करने वाले थे, जो ठगने वाले थे, जो ये ठगी गिरोह थी, कहीं ना कहीं वो इस पूरे व्यापारी को लोक भवन में बुलाकर उनसे बात करते थे, उनके साथ संवाद करते थे और इसीलिए उसको भरोसे में लिया और उसके बाद उनको इतनी बड़ी रकम का चूना लगा दिया। 9 करोड़ 72 लाख रुपए का चूना लगाया गया इस पूरे मामले में। इस पूरे फर्जीवाड़े में पशुधन राज्य मंत्री के प्रधान निजी सचिव रजनीश दीक्षित, सचिवालय के एक संविदाकर्मी और मंत्री के निजी सचिव धीरज कुमार देव, एक पत्रकार AK राजीव, अनिल राय और खुद को पशुधन विभाग का उपनिदेशक बताने वाला आशीष राय भी इसमें शामिल पाया गया था। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आशीष राय नाम का व्यक्ति था और उसने 2 पुलिस वालों को, पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ साजिश करके और इस पूरे मामले को अंजाम दिया था। और अब ये घटना सामने आ रही है। इस पूरे मामले में पुलिस के 2 बड़े अधिकारियों का नाम आ रहा है। पहला नाम है DIG दिनेश चंद्र दुबे, उनके ऊपर गंभीर आरोप है कि उन्होंने राजीव राय के साथ मिलकर इस घोटाले में उनका सहयोग किया। और दूसरा DIG अरविंद सेन है, जिनसे अभी पूछताछ जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि उनसे पूछताछ, उनका बयान लेना अभी बाकी है। तो यानी इसकी तफ्तीश आगे चलेगी, लेकिन चार्जशीट पेश कर दी गई है। और ये मामला 2018 का है, जब इंदौर के व्यापारी मंजीत सिंह भाटिया के साथ ठगी हुई थी और लखनऊ के हजरतगंज
कोतवाली में ये मुकदमा दर्ज था और इसी आधार पर ये जांच लगातार चल रही थी और उसी का ये नतीजा है कि इस जांच रिपोर्ट को आज चार्जशीट को आज पेश कर दिया गया। इस पूरे मामले में मोडस ऑपरेंडी ये था कि जो विक्टिम था, जो जिसके साथ ठगी हुई, उस व्यापारी को सरकारी अधिकारी अपना फर्जी नाम बताकर उनको बुलाते थे, सरकारी दफ्तर में बैठकर उनसे बात करते थे और उनको भरोसा में लेते थे कि यह टेंडर उन्हीं को मिलेगा और उस टेंडर को उनके पक्ष में मंजूर कराने के लिए रकम उनको देनी पड़ेगी और इस तरह से उनके साथ ठगी हुई। तो कैसे सरकारी महकमों में ऊपर शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग कैसे बाहर के लोगों के साथ मिलकर एक जालसाजी कर रहे थे, एक इस तरह का षड्यंत्र कर रहे थे। और आखिर में आपको जो खबर बताने जा रहा हूं वह आम आदमी पार्टी के बारे में है। क्या आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना पैठ बनाना चाहती है, उत्तर प्रदेश में और सक्रियता बढ़ाना चाहती है? और क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या योगी की सरकार आम आदमी पार्टी के इस गतिविधि को या आम आदमी पार्टी के इस एक्टिविटी को अपने लिए चुनौती मानकर चल रही है? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, जो सुल्तानपुर के हैं रहने वाले संजय सिंह, और आम आदमी पार्टी के जो बड़े आइडियोलॉग हैं, जो बड़े नेता हैं, केजरीवाल और शीर्ष के जो नेता हैं, उनमें उनकी गिनती होती है। वो राज्यसभा के सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और अब पिछले 1 महीने से लगभग वो उत्तर प्रदेश में अधिक सक्रिय हैं। वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे उन्होंने दफ्तर बना लिया है और लगातार उत्तर प्रदेश के सवालों पर वो सक्रिय है, उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी के दौरान, कोरोना के संकट काल के दौरान जो योगी सरकार ने कोरोना घोटाला किया है उसको उजागर करने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। 65 जिलों में यह घोटाला हुआ। ऑक्सीमीटर की खरीद में घोटाला, थर्मोमीटर की खरीद में घोटाला, हेमोटोलॉजी एनालाइजर खरीद में घोटाला, पीपीई किट में घोटाला, टूथपेस्ट खरीदने में घोटाला, ब्रश खरीदने में घोटाला। यानी ये सरकार घोटालों की सरकार बन गई है और योगी सरकार ने कांग्रेस को भी घोटालों और भ्रष्टाचार में पीछे छोड़ दिया है। वो पिछले दिनों विधानसभा में पहुंच गए थे, तब भी उनकी बहुत चर्चा हुई थी और इसके बाद अभी स्थिति ये है कि उनको लेकर, यानी आम आदमी पार्टी की सक्रियता को लेकर सरकार का रवैया ये है कि संजय सिंह के खिलाफ अभी तक 13 मामले दर्ज हो चुके हैं। ये अलग अलग मामले हैं और इसी से संजय सिंह पूरा बौखलाए हुए हैं और इसको एक तस्वीर ऐसी भी आई थी संजय सिंह ने, जो उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने उस नोटिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ही उस नोटिस को फाड़ दिया था। उन्होंने योगी सरकार को चैलेंज किया था कि अगर उनके खिलाफ में किसी तरह का मामला है तो उनके ऊपर वो कार्रवाई करें, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें और वो उसके लिए तैयार है। तो इस तरह की एक एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में चल रही है। आम आदमी पार्टी की कोशिश चल रही है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी थोड़ी सक्रियता दिखा रही है। हमें मालूम है कि आम आदमी पार्टी 2014 में कई सीटों से चुनाव लड़ चुकी थी। लखनऊ में भी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। जावेद जाफरी यहाँ के उम्मीदवार थे। हमें याद है 2014 में जब चुनाव हुए थे तो राजनाथ सिंह के खिलाफ में जावेद जाफरी खड़े थे। तो ये एक तस्वीर है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर कोशिश कर रही है कि वो अगले विधानसभा चुनाव में अपनी सक्रियता बढ़ाए, अगले विधानसभा चुनाव में वो अपनी मौजूदगी को दिखाए और इसीलिए ये कोशिश उसकी लगातार चल रही है अपनी ओर से। हालांकि बीच में पार्टी ने अपनी सक्रियता उत्तर प्रदेश में कम कर दी थी। उत्तर प्रदेश को लेकर उसका एम्बिशन एक तरीके से शून्य पे चला गया था, लेकिन पिछले कुछ समय से ज़रूर वो उत्तर प्रदेश में सक्रिय है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में वो अपनी ज़मीन बना पाएगी, जबकि विपक्षी दल, कई और विपक्षी दल यहाँ पर सक्रिय हैं। कांग्रेस भी अपने हिसाब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी और बसपा ऑलरेडी यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियों में एक प्रमुख पार्टी मानी जाती है और वो अपने हिसाब से उनकी सक्रियता, उनका समर्थन ज़मीन पर दिखाई देता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी 2022 के चुनावों में किस रूप में दस्तक देगी, अभी आने वाला समय तय करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता बढ़ा रही है। इस बुलेटिन में, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।